देखिए, आपने क्राइम बेस्ड बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, फिर पॉलिटिक्स बेस्ड बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, बिहार के बैकग्राउंड पे बेस्ड बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों को ही एक साथ जोड़कर आपने कोई सीरीज देखी होगी। लेकिन सोनी लिव पे हाल फिलहाल में एक सीरीज जहानाबाद ऑफ वॉर एंड लव रिलीज हुई है, जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स तो हैं ही, लेकिन प्यार का एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्विस्ट भी है, जिसकी वजह से लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज वन ऑफ द को डायरेक्टर्स सत्यांशु सिंह, नेशनल अवार्ड विनर, हमारे साथ हैं। तो ये जो प्यार का ट्विस्ट उन्होंने डाला है, वो क्या डेलिबरेट था, ये और बहुत सारे सवाल जाहिर सी बात है इनसे हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले सत्यांशु, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। अच्छा, तो दो सवाल सबसे पहले करूंगी जो मेरे ही नहीं, नेशन वांट्स टू नो वाली सिचुएशन आपने कर दी है। एक तो हाँ ये कि जो क्लाइमैक्स जहां खत्म होता है, इट्स लाइक अ क्लिफ हैंगर, और सब पूछना चाह रहे हैं कि कस्तूरी का क्या होगा। जी तो ये जी। क्यों आपने ऐसे छोड़ा है दर्शकों को? आई थिंक बहुत अलग अलग लेवल पर इसका आंसर है। एक डिसीजन तो प्लेटफॉर्म लेवल पर भी होता है, कि आप कहानी को किस पॉइंट पर छोड़ना चाहते हैं। बट मुझे जो लगता है, जो सबसे स्ट्रांग रीजन है वो ये है कि इस कहानी के जो राइटर है राजीव, जो कि क्रिएटर भी है इस सीरीज के और मेरे को डायरेक्टर हैं। राजीव ने ये कहानी लिखी है और बहुत इस कहानी के बहुत हिस्से उनके अपने अनुभव से हैं, हम्म। क्योंकि उन्होंने कई सालों तक इन स्टोरीज को फॉलो किया है। जो ह्यूमन स्टोरीज इन द नक्सल वर्ल्ड जो है, उसको ओके। उन्होंने फॉलो किया है। तो मैं सच बताऊं तो मुझे तो पता है एग्जैक्टली कस्तूरी के साथ सीजन 2 में क्या होता है। मुझे तो पता है, क्योंकि राजीव से मेरी बात हुई है। मगर उस पॉइंट पर छोड़ने का प्रिसाइजली यही रीजन रहा होगा कि आप सवाल कर सकें। और कस्तूरी जैसी कैरेक्टर है, आपको झटका सा लगेगा, मगर फिर उसको समझने के लिए शायद आप आगे जानना चाहेंगे बिल्कुल। कि जिस तरह से कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा उसी तरीके से कस्तूरी आखिरकार नक्सल कैसे बन गई। राइट। और एंड फिर इसमें क्या बहुत ही स्मार्ट, कहते हैं ना, क्रिएटिव आप लोगों का डिसीजन रहा है, क्योंकि एज जर्नलिस्ट जाहिर सी बात है हम ये सवाल पूछेंगे। लेकिन जो ऑडियंस है, अब भले ही आप सीजन 2 कभी भी रिलीज करें, लेकिन ऑडियंस वेट करेगी ये जानने के लिए। जैसे कटप्पा ने क्यों मारा का भी हमने बहुत साल वेट किया ही किया, और हम्म, अल्टीमेटली सब गए सिनेमा थिएटर्स। वैसे ही जैसे ही सीजन 2 रिलीज होगा, तो आपको इसको आई थिंक प्रमोट भी नहीं करना पड़ेगा। वी होप सो। ओके। एंड द सेकेंड क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज कि अभी फीलिंग कैसी है रिलीज के बाद? um, मुझे पता नहीं कि मैं इस सवाल का सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। आज से 13 साल पहले जब विक्रमादित्य मोटवाने की उड़ान रिलीज हुई थी, उसमें मेरी कविताएं थी। और उस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और देश भर से मेरे दोस्त परिवार सब मुझे कॉल कर रहे थे। उसके बाद फिर एक कश्मीरी फिल्म के लिए हमें नेशनल अवार्ड मिला, फिर चिंटू का बर्थडे रिलीज हुई। और हर बार मैंने देखा है कि मैं बहुत एक्साइटेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि जब वो चीज़ बन जाती है तो मैं उससे एक तरह का एक डिटैचमेंट डेवलप कर लेता हूँ। मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊँ, मैं ओके। एक डिटैचमेंट डेवलप। आप मेरे से मेरी जो अगली कहानी मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में आप बात करेंगे तो मैं बहुत एक्साइटेडली आपसे बात करूंगा। इनफैक्ट मैं अभी 2 मिनट लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि 12:30 का आपने टाइम दिया था, मैं 12:29 तक उस कहानी पे काम कर रहा था, और फिर मैं फटाक से ये टोपी पहन के आपके सामने बैठ गया हूँ। So I'm more excited about the work that I'm currently doing than about something that is done. Having said that, Jahanabad is a big thing for me, personally speaking, क्योंकि मैंने चिंटू का बर्थडे जैसी फिल्म बनाई है जो बहुत इंटीमेट फिल्म है, और जहानाबाद का स्केल, उसका कैनवास बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस जर्नी में बहुत अच्छे दोस्त बने। इस जर्नी में बहुत लोग ऐसे बने जिनके लिए जहानाबाद शायद उनका पहला प्रोजेक्ट है। हाँ। और इतने लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में जब आप रहते हो तो आप फील करते हो उस एक्साइटमेंट को। तो मैं सच बताऊं तो मेरा एक्साइटमेंट, मेरे दोस्त यार, मेरे कलीग्स, उनके एक्साइटमेंट का मैं सरोगेट मीडियम हूँ। मेरा पर्सनली शायद उतना एक्साइटमेंट नहीं है, बट ऐसा हर बार ही होता है, इसलिए मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ इस रियलाइज। राइट। लेकिन ये एक तो जो जेल ब्रेक हुआ था, उससे कहीं ना कहीं उस पर आधारित है।
लेकिन इसमें जो ये लव एंगल डाला है, ये क्या इसलिए डाला है क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि क्राइम पे, पॉलिटिक्स पे, बिहार की पृष्ठभूमि को लेकर हम बहुत सीरीज देख चुके हैं, सो अलग क्या हो सकता है में ये एक लव एंगल है? आई थिंक इसका सही आंसर है कि राजीव जैसे इंसान है। राजीव से आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकती हैं, आप उनसे गन्स के अलग अलग मॉडल के बारे में आप बात कर सकती हैं, आप उनसे कॉप्स के बारे में बात कर लेंगी, नक्सलों के बारे में बात कर लेंगी। लेकिन राजीव इन सब के बावजूद दिल से एक बहुत प्यारे इंसान है। तो राजीव के लिए हंसना रोना बड़ा आसान है। हम्म। राजीव के लिए एक वैसी भावुकतापूर्ण रिलेशनशिप्स वाली कहानी, वो राजीव से निकलना मेरे लिए तो बिल्कुल सहज है, मैं जहां तक राजीव को जितना जानता हूँ। तो आई थिंक और बहुत अच्छा है कि राजीव वैसे हैं और उनके दिमाग में क्लियर था कि जहानाबाद सबसे पहले लव स्टोरी है। ये बिल्कुल क्लियर था उनके दिमाग में। ओके। तो मैं एज को डायरेक्टर जब आया तो तब तक तो स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी थी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मैं समझूं कि राजीव इस कहानी को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहानी ऐसी है कि आप चाहोगे तो इस पे अल्फ्रेड हिचकॉक की तरह एक एक थ्रिलर भी बना सकते हो। हाँ, आप इस पे एक एक पॉलिटिकल थ्रिलर, एक रोमांटिक थ्रिलर बना सकते हो। हम्म। लेकिन पहले ये राजीव के लिए एक लव स्टोरी थी, और वो चीज उसने हमें हेल्प किया टू फिगर आउट द डिजाइन ऑफ द सीरीज, कि इसकी लय कैसी होगी, इसका सुर कैसा होगा, इसका रिदम कैसा होगा, इसके कलर्स कैसे होंगे, कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस का टोन कैसा होगा, फैमिली और फ्रेंड्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर लव स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो फैमिली और फ्रेंड्स का रिलेशनशिप भी कम इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आई थिंक वो सब राजीव के कारण आया है, और मैं बनाता तो शायद उनमें बहुत चीजें डिफरेंट कर देता। लेकिन राजीव का इतना क्लियर विजन था कि मुझे लगा कि उस विजन को फॉलो करना बहुत जरूरी है इस कहानी की आत्मा को पकड़ के रखने के लिए। और राइट। मुझे लगता है उसका भी रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों को फिल्म पसंद आ रही है उसमें वो लव स्टोरी का एंगल ना, जिन लोगों के दिल को छू रहा है, उनके लिए वो लास्ट के 4-5 एपिसोड कुछ अलग ही कर दे रहे हैं, और ये एंडिंग की जो आपने बात की वो ज्यादा अपील कर जा रहा है। तो हाँ। आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू राजीव फॉर हैविंग दैट क्लैरिटी ऑफ विजन। राइट। बट सत्यांशु, जैसे राजीव ने ये स्टोरी जो कॉन्सेप्चुलाइज की थी 2005 में, उन्होंने जो इंसिडेंट देखा, फिर लव एंगल भी कहीं ना कहीं रियलिटी से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्टोरी लिखी है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है अबाउट द सीरीज, फिर आप इसमें जुड़े। सो आई वांट टू आस्क यू कि एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, को डायरेक्ट जब आप करते हैं तो वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज दो माइंडसेट्स हैं, और उसको एक माइंडसेट पे बिठाकर एक सीरीज दर्शकों तक लाना ऑफ कोर्स चैलेंजिंग रहता होगा। जी जी जी, हाँ बिल्कुल रहता है। लेकिन सीरीज की दुनिया में मुझे लगता है ये एक स्किल है जो डायरेक्टर्स के पास होनी चाहिए। आप गेम ऑफ थ्रोन्स में देखिए कितने सारे डायरेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप सीरीज में काम कर रहे हैं, कैनवास इतना बड़ा होता है कि उसको एक अकेला डायरेक्टर संभालने जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा। अगर हम काम बांटेंगे, अगर हम, जैसे क्या होता था, मैं अगर 6-7 दिन शूट करता था, उसके बाद राजीव शूट कर रहे होते थे, तो जो मुझे एक हफ्ता मिलता था उस एक हफ्ते में मैं वापस बंबई नहीं आ जाता था। मैं वहीं रहता था, मैं आगे के लोकेशन देखने जाता था, मैं आगे की प्लानिंग करता था, थोड़ा सोता भी था, थोड़ा जो एक स्लीप डिप्रिवेशन है, थकान है, उसको भी मिटाता था, जिससे मैं जब वापस सेट पर जाऊं तो मैं फिर से उस थके हुए दिमाग के साथ आप इतना लंबा 5 महीने का शूट नहीं कर सकते, राइट। है ना। तो आई थिंक वो एक बहुत जरूरी स्किल है जो हमें सीखना ही पड़ेगा। और मैं सच बताऊं तो मैं वो सीखने ही गया था। मैं ये सीखने गया था कि जब मैंने कहानी नहीं लिखी है, क्योंकि आज तक मैंने वही डायरेक्ट किया जो मैंने खुद से लिखा है, मैं इस बार यही सीखने गया था कि जब मैंने नहीं लिखी है कहानी, तब भी क्या मैं उसको एक डायरेक्टर की नजर से देख सकूंगा, तब भी क्या मैं एक डीओपी के साथ और एक्टर्स के साथ मिलकर वो कोलैबोरेट कर सकूंगा। और मैं सच बताऊं तो उसमें सबसे आसान अगर हुआ तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट राजीव को जाता है। हम्म। अगर राजीव कोलैबोरेटिव नहीं होते, अगर राजीव मुझे स्पेस नहीं देते, अगर राजीव मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं हमेशा अ, मैं अनसर्टेन रहता, मैं इनसिक्योर रहता, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं फील हो पाता। तो हम्म। सच बताओ तो मुझे लगता है कि क्रेडिट राजीव को जाता है कि मैं ये कर सका। लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मैं वहां पर अपना क्रिएटिव विजन ढूंढने नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल ही क्लियर था कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ, और देखिए मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं डॉक्टर हूँ।
तो मुझे राइट। पता है कि बहुत सारा काम आपको पैशन हटा के करना पड़ता है, बहुत सारा काम आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि करना जरूरी है। तो आई थिंक मैं उसी माइंडसेट से गया था कि हाँ, अगर ये करना है तो इसको ऐसे करना चाहिए। सो आई वॉज एग्जीक्यूटिंग थिंग्स एंड इट वॉज वेरी वेरी क्लियर इन माई हेड। राइट। एंड ऑल्सो जब आप बात करते थे ना, मुझे वो याद आ रहा था कि स्कूल में जब हम बैटन रिले दौड़ते थे, तो बैटन आपको थमा दिया गया और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उसको आगे लेकर जाने की। सो आई थिंक को डायरेक्शन इज समवॉट लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। चिंटू का बर्थडे भी मैंने अपने भाई के साथ कोऑर्डिनेट किया, मगर उसमें हम हर सीन में साथ में मॉनिटर पर बैठते थे। लेकिन यहाँ पर वो संभव नहीं था, इतना बड़ा कैनवास है, इतने एक्टर्स हैं, इतना लंबा शूट है, तो इसलिए वो काम बांट के करने से वी कुड गिव आवर बेस्ट। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आई एम श्योर बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि स्टेथोस्कोप और जो डॉक्टर के बाकी औजार होते हैं वो छोड़ के कैमरा, लाइट, एक्शन, ये कहाँ कब कैसे शुरू हुआ? ये ऐसे तो देखिए बहुत लंबी और पुरानी कहानी है, मगर मैं 14-15 साल का था जब से मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत ही सॉलिड इंटरेस्ट आ गया था। मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला इंटरेस्ट, इतना सीरियस इंटरेस्ट कि मेरी मम्मी घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सीरियस कीड़ा लगा है इसको। ये ये जैसे बचपन में हम लोग बोलते हैं ना कि हम एस्ट्रोनॉट भी बनेंगे और हम डॉक्टर भी बनेंगे और हम हाँ पॉलिटिशियन भी हाँ। बनेंगे, वो मम्मी समझ गई थी ये वो बात नहीं है, ये सीरियस मुद्दा है। तो क्लास 10-12 तक मेरे फ्रेंड्स को पता था मुझे फिल्म मेकर बनना है। मेरे दोस्तों को आश्चर्य नहीं होता है इस बात का कि मैंने मेडिसिन छोड़कर ये किया। मेरे मेडिकल कॉलेज में भी लोगों को पता था हमेशा से कि इसको फिल्म मेकर बनना है, लेकिन ये बन पाएगा, ये सच में वो रास्ता ले पाएगा, वो कैसे कर पाएगा, वो लोग देखना चाहते थे। जब मैंने ये डिसीजन लिया, मेरी फौज में नौकरी थी एज अ डॉक्टर, क्योंकि मैं एएफएमसी से मैंने राइट। पढ़ाई की है, मेरी फौज में नौकरी थी एज अ डॉक्टर। उस जॉब को छोड़ने के लिए मुझे लाखों रुपए का बॉन्ड मनी सरकार को देना पड़ा था। और उसमें करीब 25 दोस्तों ने मेरी मदद की थी, मेरे स्कूल कॉलेज और मुंबई के करीब 25 दोस्तों ने, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, पापा के पास उतने पैसे नहीं थे, उतने लोगों ने पैसे दिए थे। मुझे लगता है वो सालों से इंतजार कर रहे होंगे कि कब मैं वो दरवाजा खोलकर कदम बढ़ाऊं। तो जब मैंने कदम बढ़ाया तो उन सबने बोला कि हाँ हाँ। मुझे नहीं लगता अगर वो लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं कर पाता। मेरा भाई बम्बई में था, वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुका था, अगर मेरा भाई यहाँ नहीं होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। और हम्म। सबसे बड़ी बात कि चिंटू का बर्थडे का स्क्रीन प्ले मैं कॉलेज एमबीबीएस के फाइनल ईयर में लिख चुका था। अगर मैंने वो नहीं लिखी होती स्क्रिप्ट तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। आई थिंक ऑल दीज फोर्सेस केम टुगेदर एंड देन टेकिंग दिस डिसीजन वाज अ वेरी इजी थिंग टू डू। इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। व्हेन थिंग्स आर सो अलाइनिंग देमसेल्व्स फॉर योर सेक, आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी। राइट। वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। आप यू मेकिंग इट साउंड इजी, आई एम श्योर योर शेयर ऑफ चैलेंजेस आपने फेस जरूर किए होंगे। बट व्हाट इज द काइंड ऑफ सिनेमा एज अ क्रिएटर, एज अ डायरेक्टर, जो आप बहुत दिल से पसंद करते हैं बनाना? देखिए मैं सच बताऊं, एज अ राइटर मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। एज अ डायरेक्टर मैं बहुत ओपन हूँ। हम्म। मैं शायद जहानाबाद कभी लिख ना पाऊँ, लेकिन जहानाबाद डायरेक्ट करने में मुझे बड़ा मजा आया। तो एज अ डायरेक्टर मैं बहुत वर्सेटाइल बनना चाहता हूँ, मैं बहुत ओपन रहना चाहता हूँ। इसलिए आपके सवाल का जवाब मैं एज अ राइटर दे सकूंगा। बिल्कुल। और एज अ राइटर मैं सच बताऊं तो कोशिश मैं हर तरह की फिल्म लिखने की करता हूँ, लेकिन जो लिखने में सबसे ज्यादा मजा आता है और जो लिखना शायद मेरे लिए सबसे आसान है या शायद मुझे सूट करता है, वो चिंटू का बर्थडे है। आ, हमारी लाइफ में, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन जीने के तरीके में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत शक्ति है। और छोटे छोटी चीजों में बहुत उम्मीद भरी हुई है। और वो सिर्फ शक्ति और उम्मीद जैसे ड्रामेटिक बोरिंग टर्म्स नहीं है, उसमें बहुत ह्यूमर है, उसमें बहुत हंसी है, उसमें बहुत मस्ती है। आई थिंक वो ह्यूमर के साथ लाइफ के चैलेंजेस को झेल पाने का जो फेथ है, मुझे लगता है कि वो वाली कहानियां मेरे लिए सबसे ज्यादा पर्सनल और इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए मेरे लिए मैं घूम घूम कर वहां पहुंच जाता हूँ कि एक बच्चा है, वो बहुत बड़ा काम करना चाहता है, उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी अपनी दादी माँ है। मैं वहां वापस लौट कर चला राइट। जाता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पर्सनली आई आई रेजोनेट विद दोज आइडियाज। ओके, सो मे यू कीप मेकिंग दैट काइंड ऑफ सिनेमा, और एज अ डायरेक्टर आप सारी वर्सेटैलिटी अपनी दिखाएं। बट अभी
जैसे मैंने खुद जहानाबाद, मैंने आपसे कहा मैं अभी नहीं देख पाई हूँ, मेरी तरह आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे। सो एज अ को डायरेक्टर आपका क्या मैसेज है हम जैसे लोगों के लिए टू वॉच द सीरीज? अब जहानाबाद बहुत आसान सीरीज है देखने के लिए। आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो आपके लिए देखना आसान है। अ, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि लंबा सीरीज है, मगर आपको मजा आने वाला है। आपके लिए समय का पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने मिडिल एज लोगों के मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं जिन्होंने ओवरनाइट बिंज कर दिया है। हाँ, और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि जो कहानी है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो दुनिया है, वो बहुत एक्सेसिबल है। वो एकदम ही, मैं तो बोलूंगा, मेन स्ट्रीम मसाला है। और वो आप दोस्त यारों के साथ बैठ के 3-4 लोग देखेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो मुझे लगता है जहानाबाद देखने का मेन रीजन, मैं नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत प्रोफाउंड बात है इसलिए आप, वो तो है ही, छोटी छोटी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें जो बहुत खूबसूरत है, जो एक्टर्स और राइटर ने किया है। मगर असली कारण मैं बताऊं, मजा आएगा देखने में, इसलिए देखना चाहिए। इट्स अ रियली गुड फन वॉच, एंड दैट्स व्हाई यू शुड वॉच जहानाबाद। राइट, एंड आई थिंक हम टीवी या जो भी चीजें देखते हैं सीरीज वगैरह, वो हम एट द एंड ऑफ द डे मजे के लिए ही देखते हैं। सो अगर आप वही मजा लेना चाहते हैं, सो एज द को डायरेक्टर हैज राइटली सेड, जहानाबाद जरूर देखिए। एंड ऑन दैट नोट सतांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इंटरव्यू के लिए, और मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत सारे आपके काम से रिलेटेड हमारे इंटरव्यूज ऐसे ही होते रहे, एंड विशिंग यू ऑल द लक। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। आपने जहानाबाद अगर देखी होती तब तो पता नहीं आप और कितना अच्छा इंटरव्यू करती, क्योंकि आपने इतने अच्छे से सवाल पूछे। ऑल योर क्वेश्चंस वर वेरी रेलेवेंट, एंड आई लव्ड स्पीकिंग विथ यू। सो थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।